Hello students, welcome to this video. Let's revise the third chapter of the political science, that is gender, religion and caste. और हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे स्ट्रेट अवे फोकस करेंगे। सबसे पहले एक लाइन में देख पा रहा हूँ, द एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल डाइवर्सिटी डज नॉट थ्रेटन डेमोक्रेसी। ये सीधा लाइन उठा के दे दे और कहे कि जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट, यानी कि डिफरेंसेस, डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने का मौका देता है डेमोक्रेसी। और ये बिल्कुल मतलब वेरीफाइबल पॉइंट है इन द सेंस जितने भी डाइवर्स ग्रुप हैं, चाहे वो रिलीजन के मामले में हो या कल्चर हो, लैंग्वेज हो या और भी मामले हो, तो सबको अपने इंटरेस्ट को रखने का मौका देता है। और लोग जो है, सबके पास वोटिंग राइट है एक पर्टिकुलर एज के बाद, तो वो अपना डिमांड रखते हैं इलेक्शन के टाइम पे, और पॉलिटिकल लीडर्स भी, पार्टीज़ भी उन्हें एड्रेस करने का कोशिश करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जेंडर के बारे में बात करें तो हिस्टोरिकली देखा जाए तो बहुत लंबे समय तक विमेन ने डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी का सामना किया है। और आज भी बहुत चीज़ें सुधार हुई हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। जैसे सबसे पहला पॉइंट, सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर। ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बैठ गया हुआ है, या बहुत सारे लोगों के दिमाग में बैठ गया हुआ है कि कुछ एक पर्टिकुलर काम जो है वो महिलाओं के लिए ही है, कुछ पर्टिकुलर काम पुरुषों के लिए हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये हमारी मन की गढ़ी हुई चीज़ें हैं, है ना। जैसे कि अगर समझा जाता है, जैसे यही से पॉइंट्स शुरू में दे रखा है कि अगर घर में महिलाएं काम करती हैं, जो घर का काम है तो वो विमेन के लिए ही है, ऐसा ही बना है। बट हो सकता है कि वही काम बाहर में हो सकता है कि प्रोफेशनली मेन कर रहा हो और उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगती हो। सो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें स्टीरियोटाइप कर दिया गया है ना। और चूँकि इतना ज़्यादा इसका डीप इम्प्रिंट है कि धीरे धीरे मिटेगा, ये ख़त्म होगा। ठीक है, और इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता है, क्योंकि हमने लास्ट ईयर 9th में भी पढ़ा, देखा कि कैसे विमेन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के बाद भी कितने समय बाद विमेन को बहुत सारे राइट्स मिले। तो और ये सब संभव कैसे हो पाया, बहुत सारे विमेन राइट्स को लेकर के जो मूवमेंट्स हैं वो चलाए गए, है ना। तो जो लोग ऐसे विचार रखते हैं कि महिलाओं को भी इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, उन्हें भी अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, उन लोगों को फेमिनिस्ट कहते हैं। और वैसे मूवमेंट को फेमिनिस्ट मूवमेंट्स कहते हैं। और एक मतलब मेल भी, एक मैन भी जो है वो फेमिनिस्ट हो सकता है। ठीक है, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन दिस क्वेश्चन हेल्प टू इम्प्रूव वीमेंस रोल इन पब्लिक लाइफ। और कहीं ना कहीं आज के समय में देखो, एक लोगों में ये समझ आ गया है कि हाँ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। और ये जो लंबे समय तक डिमांड था विमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का, तो वो भी कहीं ना कहीं अब एक्ट के थ्रू तो पास हो ही गया है। बट इट विल टेक, कुछ और साल लगेगा अभी। आई थिंक 29 से पहले तो नहीं, बट 29 तक लागू हो जाएगा। विमेन को 1/3 जो सीट्स रिजर्व किए गए हैं असेंबलीज़ और पार्लियामेंट में। और लोकल लेवल पे तो ऑलरेडी था ही 1990s के समय से, देखेंगे हम लोग आगे। तो आज के समय में देखो, महिलाएं जो हर एक सेक्टर में आपको देखने को मिल जाएंगी। कहीं ना कहीं समाज में ये बदलाव आया है। ठीक है, अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। अगर हम कंपेयर करें दुनिया के कुछ एडवांस कंट्रीज़ से जो कि विमेन को बेहतर या राइट्स देने में आगे हैं, खास करके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का बात करें, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड का, तो इनके से कंपेयर करेंगे तो हम लोग तो अभी बहुत पीछे, बहुत कुछ करना है। बट धीरे धीरे सुधार हो रहा है। इन आर कंट्री वीमेन स्टिल लैग मच बिहाइंड मेन डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। ये भी लाइन ऐसा है कि सीधा उठा के दे दे और बोले जस्टिफाई करो। तो ये सब पॉइंट्स हमारे दिमाग में होने चाहिए। क्या कि बहुत लंबे समय तक जो है हमारा जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रहा है, पेट्रीआर्कल रहा है, इन द सेंस पुरुष प्रधान देश रहा है। बट चीज़ें सुधार होता हुआ दिख रहा है। विमेन फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन वेरियस वेज। इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता है कोई भी, ये बात सही है। कैसे सही है, तो ये सब पॉइंट्स के थ्रू आप जस्टिफाई करोगे। जैसे कि लिटरेसी रेट का बात करो आप, तो क्या बराबरी का है ये? जी बिल्कुल नहीं। अगर 76% मेन लिटरेट हैं तो 54% ही महिलाएं हैं। तो दिस शोज व्हाट, कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग विमेन को इक्वली एजुकेशन देने में विश्वास ही नहीं रखते थे लंबे समय तक। चीज़ें इंप्रूव हो रही है, डेट्स अ गुड साइन। ठीक है, देन आप आ जाओ ड्रॉप आउट्स, कि एक पर्टिकुलर क्लास में जाने के बाद उसके बाद से बहुत सारी गर्ल्स जो हैं वो पढ़ाई छोड़ देती थी मजबूरन, प्रेशर की वजह से।
है ना, तो वो भी एक कारण है उनके हर जगह रिप्रेजेंटेशन नहीं होने का। फिर आ जाओ आप नेक्स्ट पॉइंट, नो वंडर द प्रोपोर्शन ऑफ वीमेन अमॉन्ग द हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब्स इज स्टिल वेरी स्मॉल। ठीक है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है बट अभी बहुत कुछ होना बाकी है। फिर कुछ ऐसे कानून लाए गए कि एक काम है वो चाहे मेल करे फीमेल करे उतने ही पैसे मिलने चाहिए, रेम्यूनरेशन उतने ही मिलने चाहिए, तो एक्ट लाया गया, उससे भी कुछ सुधार होता हुआ दिख रहा है। इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पेरेंट्स प्रेफर टू हैव सन्स, ये तो समाज का सच्चाई रहा है बहुत लंबे समय तक, अभी भी कुछ हद तक है ना, बॉय चाइल्ड को प्रेफर करना, है ना, गर्ल चाइल्ड का अबॉर्शन जो है जिसकी वजह से सेक्स रेशियो पे असर पड़ता था, और स्टिल अभी भी 919 ही है। इस दिशा में भी हम लोगों को बहुत सुधार करना है। कुछ स्टेट्स के तो 800 समथिंग में ही है, तो खास करके हरियाणा का नाम आता है उसमें। रेशियो हैज़ फॉलन बिलो 850 और इवन 800 इन सम स्टेट्स। सो ये भी बताता है कि विमेन ने बहुत हद तक लंबे समय तक डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया है। देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ हैरेसमेंट एक्सप्लॉइटेशन, ये आए दिन न्यूज़पेपर्स में पढ़ने देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट था कि इंडिपेंडेंस के बाद भी जो है बहुत सारे मामले में महिलाएं जो है लैग कर रही हैं, पीछे रह रही हैं, तो ये सब कारण है। हम लोग अगर प्रोसेस पे ध्यान नहीं देंगे तो रिजल्ट आउटकम बेहतर कहाँ से होगा। ठीक है, तो इन सब पॉइंट से आप जस्टिफाई करोगे। विमेंस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का बात हम लोग अभी कर ही रहे थे कि आधी आबादी है, आबादी में आधे की हिस्सा है लगभग, और बात किया जाए रिप्रेजेंटेशन का हर मामले में, खास करके पॉलिटिक्स में, तो बहुत ही कम है। जैसे कि ये डेटा भी दे रखा है, 2019 का जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था उसमें चुन करके कितने महिलाएं आई, 15 भी नहीं है। मतलब आउट ऑफ 100 अगर 100 एमपीज़ अगर चुन के आए हैं तो उसमें से 15 महिलाएं नहीं है, 15 भी नहीं, 14.36% है। सो लेट्स सी कि अब इस साल का क्या इम्प्रूवमेंट दिखता है, बट अभी के लिए अप्रॉक्स 15% के आसपास है विमेन का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में। और स्टेट असेंबली का बात करो डिफरेंट स्टेट्स में तो वो 5% और उससे भी कम है। ठीक है ना, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वन वे टू सॉल्व दिस, अब ये सब तो प्रॉब्लम हमने देख लिया, लेकिन प्रॉब्लम का सोल्यूशन पे बात होना जरूरी है। वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज़ टू मेक लीगली बाइंडिंग टू हैव अ फेयर प्रोपोर्शन, जो कि अब कर दिया गया। कहाँ पे, इस साल 2023 में कानून पास हो गया ना कि 1/3 सीट जो है विमेन के लिए रिजर्व्ड होगा, स्टेट के असेंबली में भी और पार्लियामेंट में भी, बट वो लागू होगा डिलिमिटेशन के बाद, यानी कि 2019 से पहले, 2029 से पहले तो संभव नहीं है। और पंचायती राज में 1/3 सीट, जो हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन में पढ़ा था टॉपिक इसके पहले वाले चैप्टर में, फेडरलिज्म में, कि 1/3 सीट्स वीमेन के लिए रिजर्व किया गया है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में। कुछ स्टेट्स तो 50% तक दिया है, जैसे कि बिहार का एग्जांपल आपको ध्यान में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट जो है आप लिख सकते हो, ये तरीका है जिससे सुधार हो सकता है जेंडर इक्वालिटी को लाने में। ठीक है, तो अब आ गया प्रॉब्लम सोल्यूशन, हमने देख लिया जेंडर के मामले में। अब आ जाओ रिलीजन। तो बहुत सारे लोग जो है यही मानते हैं कि रिलीजन ही है कम्युनिटी का बेसिस, मतलब समाज के होने का एक और एक बेसिस है रिलीजन, जो कि सही नहीं है। हर एक रिलीजन में कुछ ऐसे चीज़ें सीखने लायक है जिसका पॉलिटिक्स में इस्तेमाल हो करके बेहतर किया जा सकता है। जैसे कि गांधी जी यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। इसका मतलब ये नहीं था कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से राजनीति को जोड़ना है, बल्कि हर एक रिलीजन में जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, जो मॉरल है, उसको हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं पॉलिटिक्स में बेहतर से बेहतर लोगों के लिए काम करने के लिए। फिर ह्यूमन राइट्स ग्रुप जो हैं उनके डेटा यही सजेस्ट करते हैं कि जो भी वायलेंस होता है किसी कंट्री में, तो उसके जो सफ़र करने वाले लोग होते हैं वो माइनॉरिटीज़ होते हैं। फिर फैमिली लॉज जो है डिफरेंट रिलीजन के अंदर, है ना, जो चाहे मैरिज का हो गया, डाइवोर्स का हो गया, एडॉप्शन का हो गया, ये सब इनहेरिटेंस का हो गया, ये सब कहीं ना कहीं एक रिलीजन के अंदर जो नियम कानून है उसी के अकॉर्डिंग चलता है ना। पर्सनल लॉज जो होते हैं, अभी के लिए देश में अपने यूसीसी लागू नहीं है, तो अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग ही चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये सब तो ठीक है। देश के लिए हानिकारक क्या है, तो वो है ये सोच, ये आइडिया कम्युनलिज्म, जहाँ पे ये सोच होता है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को ध्यान में रखते हुए देश चलना चाहिए, उसके आइडियाज़ प्रिंसिपल के बेसिस पे चलना चाहिए, है ना। कुछ एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट किया जाना चाहिए, जो कि गलत है। इससे एलियनेशन की भावना आएगी दूसरे रिलीजन के लोगों में। ठीक है,
और कुछ लोग चाहेंगे कि इसका बेनिफिट उठाया जाए, जो कि गलत है, और इसी को कहते हैं क्या, कम्युनल पॉलिटिक्स। कम्युनलिज्म क्या है, एक सोच विचार है जिसमें आप सोचते हो कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट किया जाए, है ना, उन लोगों के लिए नियम कानून बेहतर के लिए बनाए जाए, और जो माइनॉरिटी में है या कम नंबर में है रिलीजन वॉइस, उनको ध्यान में न रखा जाता है। ठीक है, इसी को कम्युनल पॉलिटिक्स बोलते हैं। कम्युनल अब देखो इसका बेसिस क्या है, इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज़ अ प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी, बट जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिस बिलीफ इज़ फंडामेंटली फ्लॉड। पीपल ऑफ वन रिलीजन डू नॉट हैव द सेम इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशंस इन एवरी कॉन्टेक्स्ट। हर रिलीजन हो सकता है कि अलग अलग रिलीजन के लोग भी चाहते हो कि देश का विकास हो हर मामले में, है ना। कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। किस किस रूप में हो सकता है? द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इन एवरीडे बिलीफ दीज रूटीनली इन्वॉल्व रिलीजियस प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज एंड बिलीफ इन सुपीरियरिटी ऑफ वंस रिलीजन। अपने रिलीजन को बेहतर मानना, दूसरे को उपहास करना, है ना, स्टीरियोटाइप करना, मन में उसके लिए ऐसा भाव आना हेट्रेड का, डिस्क्रिमिनेशन का, है ना, ये होने पे जो है देश के लिए खतरनाक है। अ कम्युनल माइंड ऑफन लीड्स टू अ क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस, है ना, कि हम लोग मेजॉरिटी में हैं तो हमारा चलना चाहिए, ये ठीक नहीं है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि इनस्टेबिलिटी को वो जन्म देगा। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और रिलीजियस लाइन इज़ अनदर फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म, है ना। धर्म के नाम पे लोगों को जोड़ना, बढ़ावा देना, ये सब टेम्प्रोरी जो है वो तो आपको लगेगा कि शॉर्ट टर्म में बढ़िया है, बट लॉन्ग टर्म में वो सस्टेनेबल नहीं होगा, वो घातक साबित होगा। समटाइम्स कम्युनलिज्म टेक्स इट्स मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस, राइट्स। ये अगर इस तरह के हालात हो जाते हैं और ये लगातार देखने को मिले तो समझ लो कि वो स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। सेकुलर, यही सब बात को ध्यान में रखते हुए, चूँकि हम लोगों को पता है कि इन टर्म्स ऑफ रिलीजन हाउ डाइवर्स इंडिया इज़, सो आवर जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे इस बात को ध्यान में रखते हुए, हालांकि ये ओरिजिनली सेकुलर टर्म वाज नॉट देयर, इट वाज एडेड लेटर ऑन, बट कहीं ना कहीं संविधान के स्पिरिट में था कि हम लोग सेकुलर हैं, सारे धर्मों को लेकर के चलने वाले देश में रहेंगे। ठीक है, देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, इसी बात को ध्यान में तो रखते हुए कि भाई देश का कोई धर्म नहीं होगा, है ना, सारे धर्म बराबर होंगे इसके सामने। तो ये क्या है, ये सेकुलर एक विचार को तो दिखाता है, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष जिसको बोलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़ फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट एनी रिलीजन। जो इसके जो धर्म है उसको प्रचार प्रसार करने का, प्रैक्टिस करने का उनको हक है, अधिकार है, ये हमारा संविधान अधिकार देता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। धर्म के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होगा, ये संविधान में डायरेक्टली लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स के अंदर। तो ये सब क्या बताता है कि हम लोग सेकुलर हैं, हमारा कंट्री सेकुलर है जब से संविधान बना है तब से। एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू इंटरवीन इन मैटर्स ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वलिटी विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज़। और साथ ही साथ ज़रूरत पड़ने पे बराबरी या इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए सरकार कदम भी उठा सकती है, यानी कि ये पॉजिटिव स्टेप हुआ। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। कास्ट एंड पॉलिटिक्स में हम लोग दो तरीके से चीज़ों को देखेंगे। पहले कास्ट इन पॉलिटिक्स, देन पॉलिटिक्स इन कास्ट। दोनों टर्म थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट ध्यान से सुनना, समझ में आएगा। पहला है कास्ट इनइक्वालिटीज़। हमें पता है कि कास्ट या कास्टिज़म इंडिया में अभी तक भी एक रियलिटी है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि आप कहोगे कि नहीं बिल्कुल कास्ट के नाम पे कुछ नहीं होता है इंडिया में, एकदम सब सही है, तो ये गलत होगा, क्योंकि ये रियलिटी को नहीं बता रहा है। कास्ट सिस्टम इज़ एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दिस वर्ड, कि कास्ट के नाम पे जो है हो सकता है कि एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के लोग कंटिन्यूअसली वही प्रोफेशन को करते हुए आ रहे हैं, और हमारे मन में आ जाए कि अच्छा इस तरह के काम करने वाले लोग ये कास्ट के ही होते हैं, जो कि ऐसा होता है बहुत हद तक। लेकिन हो सकता है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ अलग अलग आते जाएं, वो लोग इधर से उधर भी हो सकते हैं। इन द सेंस कोई एक काम जो ट्रेडिशनली कुछ लोग किया करते थे, कुछ पर्टिकुलर कास्ट के लोग, हो सकता है कि वो दूसरे लोग भी उस काम को करने से जुड़ जाएं। ठीक है, लेकिन सच्चाई क्या है कि यही चीज़ है कि कास्ट के बेसिस पे ऑक्यूपेशन देखने को मिलता है। कास्ट सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन ऑफ
एक्सक्लूजन ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप, है ना। कुछ लोग जो आउटकास्ट माने जाते थे, यानी कि उनको एक भेदभाव के नज़रिए से देखा जाता था। कास्ट सिस्टम इसी सोच पे बेस्ड है। दे वर सब्जेक्टेड टू इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। कहीं ना कहीं आज भी कुछ हद तक देखने को आपको मिल जाएगा, और इन्हीं सब को दूर करने के लिए जो सोशल रिफॉर्मर्स थे या कुछ हमारे यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे पास्ट में, उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए इस चीज़ को मिटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए, जिनका नाम दे रखा है ज्योतिबा फूले, गांधी जी, बी आर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नाइकर, पेरियार या ईवी रामास्वामी नाइकर इनको बोलते हैं। और इन्हीं लोगों की वजह से कहीं ना कहीं बहुत हद तक सुधार देखने को मिला, है ना। जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, लोग जो है प्रोफेशन ट्रेडिशनली जो करते आ रहे थे, उनके बच्चे किसी दूसरे चीज़ों काम से जुड़ गए, है ना। तो ये जो है आपको मोबिलिटी देखने को मिला। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी कहने का मतलब क्या है कि अब तक जो करते आ रहा था एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग, वो अब ज़रूरी नहीं है कि उसी काम से जुड़े हुए उनके बच्चे भी हो, वो मूव कर गए, दूसरे प्रोफेशन में चले गए, ठीक है। तो ये सब कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से भी हो पा रहा है, ठीक है। कास्ट हायरार्की जो होता था कि समाज में ये कास्ट के लोग ऊपर हैं, ये नीचे हैं, हायरार्की मतलब कहाँ, जहाँ पे ऊपर नीचे आपको रैंकिंग दिखे कि हाँ ये लोग अपने आप को बेहतर समझते हैं इन लोगों से। तो ये सब धीरे धीरे में सुधार हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है, बट स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अर्बनाइजेशन का मतलब, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, कास्ट हायरार्की, ये सब मैं समझा दिया हूँ हिंदी में, आप एक बार देख लेना अगर आपको ग्लोसरी में देखना हो। अर्बनाइजेशन क्या है, वही जब चीज़ें फैसिलिटीज़ इम्प्रूव होता है, रूरल एरियाज़ जब अर्बन एरियाज़ का रूप लेने लगता है, उसके बारे में दे रखा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और टॉपिक है कास्ट इन पॉलिटिक्स, ठीक है। जो दो थीम हम बोल रहे थे, वही कास्ट इन पॉलिटिक्स, यानी कि पॉलिटिक्स में कास्ट का इन्वॉल्व होना। समझ में आ रहा है? पॉलिटिक्स में कास्ट का इन्वॉल्व होना कैसे होगा, तो आप कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखो। कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स व्हेन पार्टी। अब देखो, ये आपने गौर किया होगा कि टिकट देने समय, ये अभी टिकट अनाउंसमेंट का टाइम भी चल रहा है, टिकट देने का जब टाइम आता है कि कौन सा कैंडिडेट कहाँ से लड़ेगा, तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कहाँ पे किस कास्ट के लोग ज़्यादा हैं, तो उसी पर्टिकुलर कास्ट से लोगों को उतारा जाए। तो क्या ये कास्ट का पॉलिटिक्स में आना नहीं है? बिल्कुल हो गया, वही पॉइंट्स दे रखा है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि केवल और केवल कास्ट के बेसिस पे ही यहाँ चुनाव हो रहा है। इसको भी हम लोग जस्टिफाई करेंगे पॉइंट्स के माध्यम से। पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस मेक अपील्स टू कास्ट सेंटीमेंट टू मस्टर सपोर्ट, है ना। कुछ पर्टिकुलर कास्ट को समझ लिया कि ये यहाँ पे ज़्यादा नंबर में है, तो उनके डिमांड्स को उठाने लगे ताकि उनका वोट सपोर्ट मिल जाए, ठीक है। कास्ट का रोल दिख रहा है पॉलिटिक्स में। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की वजह से क्या है, सबको पता होगा कि भाई आप कोई भी हो, इकोनॉमिक स्टेटस आपका कुछ भी हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, आपके वोट का वैल्यू इतना ही है। तो उन लोगों में भी एक अवेकनिंग देखने को मिला। अब ये पॉइंट मैं बोल रहा था, ऐसा नहीं है कि कास्ट का रोल पॉलिटिक्स में दिखता है तो सीधा प्लेन स्टेटमेंट दे दो कि इंडिया का कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ तो बस कास्ट के नाम पे ही वोट होता है। क्यों? ये बात सही नहीं है, ये जस्टिफाई हो जाएगा इससे। नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंट्री हैज़ क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट। ऐसा आप कहीं नहीं कर सकते कि किसी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग आधे से ज़्यादा लोग हों। ऐसा रेयर होगा, शायद ही कहीं होगा, ठीक है। और एक कास्ट के लोग हैं तो उसमें भी तो डिफरेंट पार्टीज़ उसी कास्ट के लोगों को उतारती है, और वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो किसी एक का ही नहीं होगा, वहाँ पे भी डिफ़र करेंगे लोग, वोटर्स जो होंगे। सो एवरी कैंडिडेट एंड पार्टी नीड्स टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ मोर देन वन कास्ट एंड कम्युनिटी। मेजॉरिटी में है ही नहीं कोई एक पर्टिकुलर कास्ट, तो भाई कुछ तो अलग लोगों का भी सपोर्ट चाहिए। तो ये जो कहना है प्लेन स्टेटमेंट कि केवल और केवल कास्ट के बेसिस पे यहाँ का कुछ नहीं हो सकता है, ये गलत होगा। तो ये जो अगर इस तरह से स्टेटमेंट दे करके बोले जस्टिफाई करने को कि ये क्यों सही नहीं है या सही है, तो इसको आप गलत क्यों मानते हैं, तो ये सब पॉइंट लिखेंगे। नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ ए कास्ट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर पार्टी को एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग पूरा ही वोट दे दे उसको, ये भी एकदम प्रैक्टिकल बात है। तो इससे ये बात बिल्कुल सिद्ध हो जाता है। एक्सक्यूज़ मी। मेनी पॉलिटिकल पार्टीज़ में पुट अप कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम कास्ट, जो कि हम कह रहे थे
कि पार्टीज़ को पता हो गया तो उसी पर्टिकुलर कास्ट से वो भी तो उतारेगा, तो ऐसे वोट बटेगा नहीं, बिल्कुल बढ़ जाएगा। सम वोटर्स हैव मोर देन वन कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट while many voters have no candidate. The ruling party and the sitting MP और MLA frequently lose elections. अगर एक ही कैंडिडेट बार बार नहीं जीत रहा है, इसका मतलब क्या है कि लोग अपना चॉइस ले रहे हैं, इन्फॉर्म चॉइस ले रहे हैं कि नहीं ये पर्टिकुलर कास्ट का ही था मेरा ही, लेकिन वो काम नहीं किया है तो अगली बार चेंज कर देंगे। तो ये भी तो यही जता रहा है कि कास्ट के नाम पे ही लोग केवल वोट नहीं करते हैं। क्लियरली वाइल कास्ट मैटर्स इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स सो डू मेनी अदर फैक्टर्स। सही बात है, कास्ट बहुत हद तक मैटर करता है या अफेक्ट करता है यहाँ के पॉलिटिक्स को, लेकिन केवल और केवल कास्ट के नाम पे सब कुछ हो रहा है ऐसा भी कहना सही नहीं है। अब पॉलिटिक्स इन कास्ट, अब देखो पॉलिटिक्स हो रहा है कास्ट के नाम पे, यानी कि कास्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज करेगा जिससे उनको फ़ायदा हो। पॉइंट पे गौर करो, क्लियर हो जाए। ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन इट नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट विच वर अर्लियर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। अब एक कोई पार्टी है जो कास्ट के नाम पे ही, पर्टिकुलर कास्ट के नाम पे ही बना है, ठीक है, वो चाहेगा कि हम इसी पर्टिकुलर कास्ट को अगर लेके चले तो पावर में हो सकता है कि हम कभी आए ही ना, कुछ सीट्स जीत के रह जाएं। तो वो सोचेगा कि अपने दायरे को बढ़ाएं कि एक पर्टिकुलर कास्ट से जुड़े थे, इससे शुरू किए थे अपना जर्नी, अब चलो दूसरे कास्ट को भी लुभाते हैं, इन द सेंस उनको भी प्रॉमिसेस करते हैं। तो ये क्या हो नहीं गया पॉलिटिक्स कास्ट के नाम पे कि एक कास्ट से शुरू किए थे अब दूसरे कास्ट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब हम सोच रहे हैं कि अब हम पावर में भी आए, गवर्नमेंट भी बनाएं, ठीक है। वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू ए कॉलिशन। अब सरकार में आना है तो एक कास्ट के बदौलत तो आप नहीं सीएम बन जाएंगे, है ना, आपके इतने एमएलएज एमपीज़ नहीं हैं हो पाएंगे कि आप सीएम पीएम बन जाएं एक कास्ट को सपोर्ट करके। तो यानी कि आप डिफरेंट कास्ट को भी आप प्रोमिसेस कर रहे हो कि उनके लिए भी कुछ बेहतर करोगे। न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप्स हैव कम अप इनटू पॉलिटिकल एरिना लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। अब जो ब्रॉडर टर्म है, ये कास्ट ग्रुप नहीं हुआ, ये मतलब बहुत सारे कास्ट आ जाते हैं इस ग्रुप के अंदर। बैकवर्ड कहने का मतलब है तो बहुत सारे कास्ट आ गए, फॉरवर्ड कहने का मतलब है तो बहुत सारे कास्ट आ गए। क्यों? क्योंकि इस तरह के टर्म से ये समझ में आएगा कि अच्छा फॉरवर्ड, ये पार्टी जो है फॉरवर्ड को ज़्यादा सपोर्ट करती है, तो फॉरवर्ड में तो एक पर्टिकुलर कास्ट नहीं है, बहुत सारे कास्ट आएंगे, तो इनका सपोर्ट मिल जाएगा तो इतने परसेंटेज वोट आ जाएंगे। तो ये सब ध्यान में रखते हुए कॉम्पोजिशन को आप जो चेंजेस कर रहे हो पॉलिटिक्स में आने के लिए या बने रहने के लिए, दैट इज़ पॉलिटिक्स इन कास्ट, ठीक है। अब कंक्लूजन है भाई, 10 कास्ट प्लेज डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल इन पॉलिटिक्स। इन सम सिचुएशंस एक्सप्रेशन ऑफ कास्ट डिफरेंसेस इन पॉलिटिक्स इज मेनी डिसएडवांटेज। अब यही देखो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी तो है कि जो लोगों का इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रखा जा रहा था, वो नंबर वाइज कम थे, वो कास्ट के लोग कम थे, तो उनको भी अपने इंटरेस्ट को रखने का मौका तो मिला। कुछ पार्टीज़ होंगे जो उनके इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे होंगे, कुछ पार्टीज़ बने ही होंगे इसलिए। लेकिन अगर कुछ चीज़ ध्यान में रख के हो रहा है अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए तो ये गलत है। लेकिन उन लोगों के हिसाब से सोचो जिनको मौका मिल गया पार्टीज़ के थ्रू अपने इंटरेस्ट को उठाने का, अपने वॉइस को रेज़ करने का, उस हिसाब से तो ये सही हुआ, है ना। एट द सेम टाइम यही कह रहा हूँ, वो पॉजिटिव पॉइंट था कि उन लोगों के लिए तो आवाज़ मिल गया कि हम लोग नंबर वाइज कम थे, हमारे कास्ट के लोग, और एक मौका मिला इस पार्टी के थ्रू वॉइस रेज करने का। लेकिन अगर केवल और केवल कास्ट, एट द सेम टाइम एक्सक्लूसिव अटेंशन टू कास्ट कैन प्रोड्यूस नेगेटिव रिजल्ट्स एज वेल एज इन द केस ऑफ रिलीजन पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटी अलोन इज़ नॉट वेरी हेल्दी इन अ डेमोक्रेसी। लेकिन केवल और केवल कास्ट को ध्यान में रखते हुए अगर काम होगा तो वो सही नहीं है। डेट्स इट। ये चैप्टर थोड़ा लंबा था, 2-3 थीम ऐसे हैं जो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट था, तो इसलिए थोड़ा लंबा हो गया। ओके, थैंक यू।